वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर केंद्र में। आज मेरे इस चैनल का सेकंड डे है और जिस तरीके से हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझ रहे थे, हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया का जो क्षेत्र क्या है, फिर हमने उसमें डिस्कस किया था इंडिया का नाम कैसे पड़ा और फिर हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो उन्हीं जानकारी के जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसी को आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का कि आपने जो है मेरे फर्स्ट वीडियो को फर्स्ट डे में ही इतना अच्छा रिस्पांस दिया। उसी तरीके से आप मेरे जो है इस वीडियो को भी अच्छे से रिस्पांस देना, इसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे काफ़ी खुशी हुई और ऐसे में काफ़ी जो होता है और एनर्जी के साथ जो है आपके लिए मैं इतनी मेहनत करने को और उत्सुक होता हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से जो है हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो वीडियो को मैं जो है इसकी लेंथ बहुत छोटी रखना चाहता हूँ ताकि आपको टॉपिक्स भी अच्छे से समझ आए और आपको जो है बोर भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। जैसे हम पढ़ रहे थे जो है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे थे बच्चों हम? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, इसी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि धर्म ग्रंथ क्या है, इसके ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं, इससे हमें किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। उन्हीं सारी चीज़ों को टॉपिक्स को हम जो है इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि नाम जैसे हमने वो चीज़ें देखी थी, उसी तरीके से अब उनके जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो इस तरीके से। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो होती हैं, बुक्स होती हैं, उनसे जो हमें किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जैसे आप सभी को पता है और आप सब जो है बहुत लोगों के यहाँ से नाम सुनते हो कि वेद पढ़ा करो बच्चों, वेद क्या होता है। उसी तरीके से जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, क्या है? वेद है। और इस वेद से जो है हमें उस समय के समाज की स्थिति, समाज में क्या चल रहा था, नियम क्या थे, व्यवस्थाएं क्या होती थी, लोगों के जो है विचार किस तरीके से थे, उन सब की जानकारी हमें इसमें पता चलती है। तो इसी तरीके से देखो, जो मैंने आपको रेड लाइन मैंने आज थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वो किया है कि आपको जितने भी ये रेड लाइन जो मैंने कर रखे हैं, रेड मतलब जो रेड टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से उसी से फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में उन्हीं को पूछा भी जाता है। ठीक है, इसलिए आप इन जो रेड जो होता है टेक्स्ट है इन पे ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। द मोस्ट एंशियंट रिलीजियन स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया इज द वेदा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके जो होता है संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है, किसको? वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, संकलन करता, यहाँ रचयिता नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे रचयिता की बात नहीं करी कि किसने रचना की है। ठीक है, तो इस पे भी अपवाद है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे संकलन करता कि इकट्ठा करने वाले और इसके जो है व्यक्ति कौन थे, तो वो वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 है बच्चों। कितने वेद हैं? तो वेद यहाँ पर टोटल 4 है। पहला क्या हमें देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद देखने को मिलता है, फिर यजुर्वेद देखने को मिलता है, सामवेद देखने को मिलता है और अथर्ववेद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबको ये याद रखना है। देखो, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसका संकलन जो है वो लगभग जो है 1500 जो होता है बीसी से, बीसी में आपको समझाऊंगा ये बीसी क्या होता है। ऐसे 1500 बीसी से लेके 500 बीसी के जो है लगभग आसपास में इसका संकलन किया गया था। और किसने किया था इसका संकलन? किसने इसकी जो है इसका रचना किसने किया था? तो देखो वो जो है इस पे कहा जाता है कि जो वहाँ पे सिंधु घाटी के या फिर अब गंगा घाटी के जो निवासी लोग थे आसपास के, उन लोगों ने ही क्या किया था? इसकी रचना की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो याद रखना आपको, जिसमें से सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे जो है नवीनतम मतलब जो बाद में लिखा गया था वो कौन था? अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर हुज कंपाइलर, ठीक है, इकट्ठा करना, महर्षि कृष्णा जो है द्विपयाना वेद व्यास थे। ठीक है, थोड़ा सा नाम देख लेना, वेद थे ई बिलीव टू, इस माना जाता है। ठीक है, और द वेद्स आर 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? ऋग्वेद के बारे में। देखो,
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋचाएँ क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो ऋचाएँ जो हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स के बारे में आप नोट करना है। जो ये ऋचाएँ जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है, तो वो श्लोक्स होते हैं। जैसे हम श्लोक कहते हैं ना, श्लोक गाते हैं तो वन कुछ कुछ पॉइंट्स हमने देखने को मिलता है इंपॉर्टेंस, तो वो श्लोक्स है। मतलब श्लोक के जब हम क्रमबद्ध तरीके से एक समय के अनुसार जो है हम जिसकी स्टडी करते हैं उसी को क्या ऋग्वेद कहा जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है और बेसिक है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ कुछ टफ वर्ड्स भी हैं, क्योंकि देखो बच्चों कि आप अगर जो है छोटे बच्चे तो नहीं हो, आम भाषा से आप करनी चाहिए। मैं बोलूँगा कि श्लोकों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट डालने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट्स जो होते हैं हिंदी के, शुद्ध हिंदी के वर्ड्स आपको करने होंगे, और इंग्लिश के भी सेम इसी तरीके से जो लेटेस्ट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हीं का आपको यूज़ करना होगा। क्योंकि बेसिक सा कॉमन सा एक आंसर बच्चा भी लिख देता है, लेकिन उसी कॉमन से आंसर को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट जो करता है वही असल मायने में जो होता है अच्छे विद्यार्थी की पहचान मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि तो क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के संग्रह को, ठीक है, ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। देखो अब इसके देखो क्या है, इसमें 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल मान के चलना आपको चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मंडल क्या होता है, देखो उस समय मंडल ये चैप्टर्स ये सब नहीं होते, तो उस समय 10 मंडल्स में आपको याद रखना है, ठीक है। 10 मंडल से इसके, और जैसे हमने देखा कि चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि एक चैप्टर है उसके 7 टॉपिक्स है, उसी तरीके से 10 मंडल के जो है 1028 सूक्त हैं। क्या है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स मान के चलना आपको। और उसके अंदर कितने ऋचाएँ हैं, तो 10,462 10,462 ऋचाएँ, मतलब श्लोक्स हैं। कितने श्लोक्स हैं, ठीक है। ये याद रखना, कई बार ये जो है एग्जाम में एज इट इज़ आया है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखना है। वेद के रचनाओं जो देखो, वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेद के जो है ऋचाओं को पढ़ने, मतलब ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उन्हें होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो याद रखना इसे। द कलेक्शन ऑफ जो होता है सिस्टमेटिक नॉलेज, देखो अब यहाँ पे देखो क्रमबद्ध सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिचर्स इज कॉल्ड द ऋग्वेदा। क्या कहा जाता है, ऋग्वेदा कहा जाता है। इट हैज़ 10 मंडल्स होते हैं और 1028 सूक्त्स होते हैं, एंड जो है क्या होते हैं 10,000, ठीक है, 10,462 वर्सेस होते हैं, ठीक है। वर्सेस देखो आगे ना, मतलब जो श्लोक्स होते हैं, ठीक है, ऋचाएँ होती हैं। द सागा हु स्टडीज द वेदास जो ऑफ द वेद्स इज कॉल्ड होत्रु, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तो अब देखो यहाँ पे याद आ गया, देखो यहाँ पे कौन, कि ऋग्वेद के जो रचयिता किन्हें माना जाता है, विश्वामित्र को माना जाता है। किनको माना जाता है बच्चों, तो ये याद रखना है कि विश्वामित्र जो थे, ठीक है, जो विश्वामित्र थे उन्हें क्या माना जाता है, तो उन्हें ही जो है ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के रचयिता माना जाता है। इसके और देखो इसमें देखो हर याद रखा, ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि यहाँ पर वेद के वेद में क्या 10 मंडल है, ठीक है। ये याद हमने देखा ना 10 मंडल, उसी मंडल्स में जो इंपॉर्टेंट मंडल्स होते हैं कि किसमें क्या है, जो एग्जाम में जो तक पूछा जाता है। वैसे तो इससे ज़्यादा रिलेटेड हमारा स्टार्टिंग जो वेद से इनसे ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन हम कोई भी टॉपिक्स को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वामित्र जो द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। को जो सूर्य देवता द्वारा जो सावित्री को उन्होंने एक गायत्री मंत्र जो प्रस्तुत किया था, उनको जो सुनाया था, उपदेश दिया था, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है, तो वो तीसरे मंडल में की गई है। किस में की गई है, तीसरे मंडल में। और इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और आपको पूछा जाए कि सोम के बारे में किस में कहा गया, तो 9वें मंडल में सोम भगवान जो है उनके बारे में उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। द थर्ड मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा जो था कंपोज्ड बाय जो था विश्वामित्र कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र, और जो किसको सूरज देव ने सन गॉड जो थे सावित्री को जिन्होंने दिया था। इट मेंशन द जो था डीटी सोमा इन द 9th सन जो था सर्कल, ठीक है। और जो सोम भगवान है उनके बारे में हमें जो है किस में पता चलता है, 9वें उसमें देखने को
मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखना इसके 8वें मंडल की जो है हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो 8वें मंडल जो हाथ से लिखी गई थी, हैंड, ठीक है, हाथ से जो लिखी गई थी, हैंड रिटन थी जो, उसको क्या कहा जाता था, उनको खिल कहा जाता। द हैंड रिटन कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, हैंड रिटन कंपोज्ड जो होता है, यहाँ पे देखना, ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर एट जो है क्या है, वो खिल कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, इनको खिल कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जो ये थोड़ा सा बच्चों इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा बच्चों को हल्का सा कन्फ्यूजन था और ज़्यादा देर टाइम तक इसे रिमेंबर नहीं किया जा आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि देखो यहाँ चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत। ठीक है, क्या है ये, ठीक है, देखो यहाँ पे जो था चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त से है, जिसके अनुसार 4 वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। देखो अब क्या क्या जो चातुस्य वर्ण समाज, जो ये 4 जो वर्ण जो समाज जो है जिनको 4 भागों में बांटा गया था, इसके बारे में ऋग्वेद में कहाँ वर्णन किया गया है, तो उसके 10वें मंडल में वर्णन कहा किया गया है। किस में वर्णन किया गया बच्चों, 10वें मंडल में उसका वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया है। और वो 4 वर्ण व्यवस्था क्या है, जो समाज में एक जो है भेदपूर्ण व्याख्यान करते हैं, जो समाज का एक भेदपूर्ण व्याख्यान करते हैं और जिसका जो है प्राचीन समय से अभी तक जो है काफ़ी खंडन किया गया है। अब वो क्या है कि 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब कहा जाता है कि समाज में जो है 4 जो है व्यवस्थाएं, एक जो है एक श्रेणी है, 4 श्रेणी है, एक जो ब्राह्मण की श्रेणी है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, और जो है आदि जो पुरुष ब्रह्मा के क्रंश, और इनका जो जन्म है वो ब्रह्मा के उधर से। कहा जाता है कि ब्रह्मा के जो मुख से ब्राह्मण जो होता है, मस्त जो सर है, सर से जो है यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की होती है। जो भुजाएं से किनकी हुई है, क्षत्रिय की हुई है। जंघाओं से वैश्य की होती है, और शूद्र जो है उनके चरणों से उत्पन्न हुआ है। ये जो है समाज में बताता, तथा इतना ही नहीं कि इन समाज में इन लोगों के जो है कार्य भी जो है इसी में वर्णित कर दिए जाते हैं कि इन लोगों को जो ये हुआ है और जन्म के आधारित पर है, इनको बदला नहीं जा सकता है, और मनुष्य जो है इसी के आधार पर जो है अपने व्यवसाय को भी जो है ग्रहण करता था। ठीक है, तो उसी को देखो यहाँ पे द बिगनिंग सोर्स ऑफ जो है इमेजिनेशन ऑफ द जो है चतुष्वर्ण्य सोसाइटी इन द जो है पुरुषोक्ता मेंशन इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 4 वर्ण्स होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ये होते हैं, एंड इनका ऑर्गेनाइज्ड फॉर द माउथ, आर्म्स और जो होता है थिंग्स एंड फीट ऑफ ब्राह्मण जो होता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ब्रह्मा देव की जो है इनसे यहाँ पे इनकी उत्पत्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको बच्चों। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं हो और बहुत इजीली अच्छे से यहाँ पर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो क्या है, नोट। अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पे देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं कहता हूँ नोट करने के लिए, कि धर्म जो सूत्र जो हमें ये धर्म सूत्र जो हमें यह बताएगा, धर्म सूत्र क्या है कि धर्म के कुछ नियम, जो धर्म के नियमों को ही धर्म सूत्र कहा जाता है। ठीक है, समाज में कुछ जो नियम होते हैं जो ब्राह्मणों द्वारा दिए जाते हैं उन्हें धर्म सूत्र कहा जाता है। तो धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करते हैं। देखो ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा कि इतना ही नहीं हो रहा है इसमें। देखो जो धर्म सूत्र है वह क्या कर रहा है, समाज में इनकी जो स्थिति है, समाज में जो इनकी स्थिति होगी, कैसा कार्य करेंगे, क्या इनके दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, विशेषाधिकार होंगे, सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। व्यक्तियों को चुनने का अधिकार इसमें नहीं होता है। उनके जन्म के आधार पर वो किस श्रेणी में आते हैं उसी के आधार पर, कुछ वर्ण में आते हैं उसी के आधार पर उनके जो है बचपन से ही कार्य जो है निर्धारित कर दिए जाते हैं। द नोट द धर्म सूत्र मेक द क्लियर, देखो यहाँ पर क्या है, मेक द क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द कंडीशंस, क्या ऐसी कंडीशंस होंगी, ऑक्यूपेशंस क्या होगा, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगे, प्रिविलेजेस क्या इसमें होंगे, अधिकार क्या होंगे, वो सारे पहले से ही यहाँ पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखा। अब देखो नेक्स्ट, अब हम एक धीरे धीरे करके जैसे हमने ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किया, अब देखो यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा, ठीक है, सस्वर पाठ के लिए इसमें देखो इसमें मेन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स वैसा भी नहीं है। देखो इसमें क्या, जो मंत्रों और बलि, मंत्र और बलि के द्वारा
जो उनके नियम हैं उनका संकलन यजुर्वेद में कहा गया है। कि मतलब इसमें क्या नियम है, जो मंत्र जिससे रिलेटेड, बलि कैसे दिया जाता है, उन सारे से रिलेटेड जो मंत्र होते हैं, नियम जो होते हैं, वही इसमें संकलन किया गया। इसे यजुर्वेद कहते हैं। कि जिसमें मंत्रों और बलि के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किया जाता है, उसे यजुर्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को जो है जो था अर्धव्यु, ठीक है, अधर्वयु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्वयु कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना वर्ड्स बच्चों। क्या है, हिस्ट्री में जो होता है शुरू से क्या हुआ है कि काफ़ी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको आपको पढ़ने में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो ये याद भी रखना है कि पाठ्यकर्ता जो इनके पाठ को पढ़ता है उन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अधर्वयु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्वयु कहते हैं। ठीक है, और यह एक ऐसा देश है जो गद्यन, और ये मतलब ये ऐसा उपदेश है जिसमें जो है गद्यंश एवं पद्यंश दोनों को ही गद्यांश भी होते हैं और पद्यांश भी इसमें जो है जोड़े जाते हैं। द कंपाइलेशन ऑफ द जो था मंत्रस ऑफ द जो था रेसिटेशंस एंड रूल्स, जो था कॉम्प्लियंस एट द टाइम ऑफ जो था सेक्रीफाइस इज कॉल्ड यजुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, एंड रीडर्स जो इसको पढ़ते हैं उनको क्या था? जो था अधर्वयु, ठीक है, अधर्व्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोज और वर्ड्स दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देख लेना। आपको हिंदी में मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, और हिंदी में अगर आपको समझ गए तो इंग्लिश में ज़्यादा समझने का जो है आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, सामवेद। क्या है बच्चों? सामवेद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो सामवेद में क्या होता है? यह गाए जा सकने वाली जो है ऋचाओं का संकलन है। मतलब यहाँ पे ऐसे श्लोक होते हैं जिसे हम अच्छे से गा सकते हैं, उनको ही सामवेद में, ठीक है, संगीत से लेकर या श्लोक गायन से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है वो सामवेद में इसको संकलन किया जाता है। इसके पाठ्यकर्ता जो भी इसके पाठ को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है उदार्त्र, ठीक है, उदारत्र कहते हैं। ठीक है, उदरात्रि, ठीक है, ये कहा जाता है। इसको देख लेना आप अच्छे से। इसके भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो वो है सामवेद को। किसको मानते हैं बच्चों? सामवेद से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो आता है, देखो यहाँ पे इट इज़ कंपाइल्ड ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी संग, और इट्स रीडर कॉल्ड द जो था उदरात्रि कहते हैं उसे, और इट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, इनको ही कहा जाता है। अब देखो अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद है। इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, मतलब इस वेद को किसने रचा था? अथर्वा ऋषि ने रचा था। इसमें रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, श्राव, वशीकरण, वश में करना, आशीर्वाद, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि जितने भी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी विषय से रिलेटेड जो भी मंत्र होते हैं वो अथर्ववेद में ही समाये होते हैं। और सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास, सब चीज़ों का इसमें अच्छे से वर्णन किया जाता है। और अथर्ववेद एक ऐसा रूढ़िवादी जो होता है वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म को की निंदा की जाती है। इसमें कन्या जो जन्म लेती है उसके बारे में भी इसका निंदा की जाती है। इस पर जो है कई सारे जो है लोगों के आपस में विवाद रहते हैं। इन दिस वेदा कंपोज्ड बाय अथर्वा ऋषि, डिजीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र, विच क्राफ्ट, जो था कर्सेस, जो था बहिष्कर्म, ब्लेसिंग, ये जो गया मंत्र रिलेटेड टू जो था वेरियस टॉपिक लाइक प्राइज, जो था अटोनिमेंट, मेडिसिन्स, रिसर्च, मैरिज, लव, जो था रॉयल्टी, मदरलैंड, महात्म्य, ये कई सारे चीज़ों के बारे में, थॉट्स, बिलीव्स, जो है सस्पिशंस, एक्सेट, इन सारी चीज़ों को ह्यूमन बींग्स के जितने भी होता है उन सबको इसमें रखा जाता है। और इसकी मेन टॉपिक आपको याद रखना है कि इसमें जो है कन्या के जन्म को जो है निंदा की गई है। द बर्थ ऑफ गर्ल्स जो है उसका बहुत कंडम्स वो किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अपमान कहा जाता है, इसकी निंदा की जाती है। ठीक है, नोट्स देखो, नोट्स। सबसे प्राचीन वेद क्या अनुसार है? तो ऋग्वेद, और सबसे बाद में जो है यथर्वेद, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा एंड द लेटेस्ट जो था लेटर वेदा जो होता है बाद का वेदा कौन? अथर्ववेदा है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ये क्या है? शिक्षा। हमें जो शिक्षा मिलेगी, जब पढ़े लिखेंगे तभी तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं। ज्योतिष्य, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये ऐसे चीज़ हैं, इसी के माध्यम से जो है हम जो है क्या करते हैं, वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, द अंडरस्टैंड जो था वेद्स वेल, 6 वेदांग्स जो होता है भी कंपोज किया गया था। दिस इज एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी हो गया,
कल्पा हो गया, ग्रामर हो गया, निरुक्ता हो गया और वर्सेस हो गया। ठीक है, इनका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हमारा देखो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। और मैंने आज आपको जो है ज़्यादा इधर उधर की जो है अपना जो बात नहीं की, बस आपको जो है यहाँ पर अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास है। आपको अभी देखो ये टॉपिक्स अभी थोड़े से बोरिंग लग रहे होंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखो क्या पढ़ना ही तो है, ज़्यादा डिप नहीं ज़्यादा डिप नहीं, टू द पॉइंट ही है हम। और इसी तरीके से आप करोगे तो आपका एक भी टॉपिक जो है यहाँ स्किप नहीं होगा। कई सारे मैंने देखे चैनल्स देखे हैं, यूट्यूब्स देखे हैं, जिसमें क्या करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में बताते हैं और फिर वो है सभ्यता वेद वेद हल्का फुल्का निकालते हुए चले जाते हैं। बट नहीं, मुझे हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, ताकि जिससे आपको जो है यहाँ पर कहीं और भागने की जरूरत ना हो, सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पे हर एक जो है पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो है मैं और ज़्यादा अच्छे से उत्साह में और प्रेरणा लूँ, थोड़ा सा एनर्जी आए मेरे में, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से जो है समय समय पर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।